भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का विषय अध्यापक शिक्षा प्रकरण उच्च अध्ययन संस्थाओं का परिचय, उद्देश्य, कार्य एवं आवश्यकता। कक्षा एम.एड द्वितीय सेमेस्टर। मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मण कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर। परिचय। उच्च अध्ययन संस्थान का क्या परिचय है, उच्च अध्ययन संस्थान क्या होती है, विश्वविद्यालय, संस्थान, कॉलेज आदि जिनके द्वारा हम स्नातक स्तर की डिग्रियां, स्नातकोत्तर एवं शोध स्तर की जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो उच्च अध्ययन संस्थानों के द्वारा दी जाती है। कई प्रकार की तकनीकी शिक्षा एवं अनुसंधान आधारित जो शिक्षा है, ऐसे ज्ञान के कई प्रकार के केंद्र, कई प्रकार की संस्थाएं, कॉलेज, विश्वविद्यालय होते हैं जो उच्च अध्ययन का पाठ्यक्रम चलाते हैं। उन पाठ्यक्रमों को विद्यार्थी पूरा करते हैं। उन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर के इन संस्थानों में, इन कॉलेजों में पढ़ कर के उच्च अध्ययन प्राप्त करते हैं। ऐसी संस्थानों के द्वारा उच्च अध्ययन की शिक्षा प्रदान की जाती है। उच्च अध्ययन की जो संस्थाएं होती है उनके द्वारा स्नातकोत्तर डिग्रियां, अनुसंधान की डिग्रियां या पाठ्यक्रम को पूरा करा करके उच्च पदों पर विद्यार्थी आसीन होते हैं। उच्च अध्ययन संस्थानों के अगर उद्देश्यों की बात करें तो कई प्रकार के उद्देश्य होते हैं जिनमें उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना होता है। इनका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा इनके द्वारा प्रदान की जाती है ताकि विद्यार्थी अच्छी तालीम प्राप्त करते हुए अच्छा ज्ञान प्राप्त करे। शोध व नवाचार को बढ़ावा देना इनका उद्देश्य होता है। शोध व नवाचार को बढ़ावा देना, शोध में नए नए अनुसंधान इन संस्थानों के द्वारा सिखाए जाते हैं, नवाचार सिखाए जाते हैं। तो इन नवाचारों के द्वारा शोध व नवाचार को बढ़ावा दिया जाता है। छात्रों के संपूर्ण विकास पर बल, छात्रों के संपूर्ण विकास पर भी इसमें बल दिया जाता है ताकि छात्रों का, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास, संपूर्ण विकास हो। समाज के विकास हेतु प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना भी इनका उद्देश्य होता है। आज हम देखते हैं समाज का विकास किस प्रकार से हो सकता है, प्रशिक्षित मानव संसाधन किस प्रकार से उपलब्ध हो सकते हैं, उनको किस प्रकार से तैयार किया जा सकता है। ये सारी जो बातें हैं उच्च अध्ययन संस्थानों के उद्देश्यों के अंतर्गत ही आती है। जब तक उच्च अध्ययन संस्थाएं इन पाठ्यक्रमों को संचालित नहीं करेगी तब तक हम प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनका बहुत बड़ा योगदान उच्च अध्ययन संस्थाओं का होता है। एक बहुत बड़ा उद्देश्य माना जाता है समाज के विकास के लिए, ताकि हम प्रशिक्षित मानव संसाधन को तैयार कर सकें। शैक्षणिक कार्य के अंतर्गत बात करें तो व्याख्यान, प्रायोगिक कार्य, सेमिनार व वर्कशॉप आदि भी इनके द्वारा आयोजित समय समय पर किए जाते हैं। विषय विशेषज्ञों को बुलवा करके इन संस्थानों में कॉलेज स्तर पर, संस्थानों के स्तर पर या विश्वविद्यालय स्तर पर कई प्रकार के व्याख्यान रखे जाते हैं। विद्यार्थी इन व्याख्यानों में भाग लेकर के विद्वानों के विचारों को सुनते हैं और विषय विशेषज्ञों के द्वारा जो बात बताई जाती है, विचार मंथन किए जाते हैं, जो शोध निकल कर के आते हैं, उन व्याख्यानों का हम अनुसंधान में प्रयोग करते हैं। ये सारी जो बातें हैं, ये विषय विशेषज्ञों को जो कई वर्षों का अनुभव होता है, वो उस विषय पर, उस प्रकरण पर
अपना व्याख्यान देते हैं ताकि विभिन्न विद्वानों के विचारों को सुनने को हमें मिलते हैं। ऐसे व्याख्यानों का आयोजन भी किया जाता है। प्रायोगिक कार्य भी समय समय पर उच्च अध्ययन संस्थानों के द्वारा करवाए जाते हैं। लेबोरेटरियों में कई प्रकार के प्रयोग करवाए जाते हैं, अनुसंधान करवाए जाते हैं, शोध करवाए जाते हैं और उन प्रयोगों के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है, इसमें क्या हमें फ़ायदा हो सकता है, किस प्रकार अनुसंधानों में हम अच्छा लाभ ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी हमें शैक्षणिक कार्य के अंतर्गत सिखाई जाती है। सेमिनार का कार्यक्रम भी समय समय पर आयोजित किया जाता है। कई प्रकार के सेमिनार, जिसमें राज्य स्तरीय सेमिनार, राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार भी आयोजित किए जाते हैं। और सेमिनारों में हम विभिन्न विद्वान प्रोफेसरों को, विद्वान साथियों को, विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित इसमें किया जाता है। उनके विचारों को उनमें रखा जाता है। वो उन विचारों को रख कर के जो भी सेमिनार में भाग लेते हैं उन विचारों को सुनते हैं और सुन कर के ज्ञानार्जन करते हैं और इस ज्ञान का प्रयोग वो अपने पाठ्यक्रम में लेते हैं ताकि उच्च अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है उनको काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। ऐसे कई प्रकार के सेमिनार उच्च अध्ययन संस्थानों के द्वारा रखे जाते हैं। वर्कशॉप का कार्यक्रम भी समय समय पर उच्च संस्थाओं के द्वारा कॉलेज स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित किए जाते हैं ताकि इनमें देश विदेश के लोग या राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तरीय पर इनमें वर्कशॉप में भाग लेकर के उस कार्य में हम संलग्न करते हैं, बच्चों को उसमें भाग लगवाते हैं और उस वर्कशॉप में वो कई प्रकार के अपने विषय के अनुसार कार्य को करते हैं। तो ये सारे कार्यक्रम भी शैक्षणिक कार्य के अंतर्गत माने जाते हैं। अनुसंधान एवं प्रबंधकीय कार्यक्रम, अनुसंधान का कार्यक्रम जो कि रिसर्च के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्णता रखता है। किस प्रकार से हम प्रबंधकीय कार्यक्रम में अपना योगदान दे सकते हैं, किस प्रकार से कार्यक्रम को संपन्न कर सकते हैं, ऐसे कार्यक्रम, शैक्षणिक कार्यक्रम भी हमें इसके अंतर्गत बताए जाते हैं। नई तकनीकों का ज्ञान का प्रसार करना भी इसका कार्य होता है। आप जानते हैं आज तकनीकी युक्त पढ़ाई हो गई, तकनीकी युक्त पाठ्यक्रम हो गया। तकनीक के अनुसार ही विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहते हैं। नई शिक्षा तकनीकी शिक्षा के अनुसार ही दी जाती है। तो शैक्षणिक कार्य के लिए नई तकनीकों के ज्ञान का प्रचार प्रसार भी इसके अंतर्गत किया जाता है। तो शैक्षणिक कार्यक्रम के अंतर्गत ये भी एक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत देखा जाए तो प्रवेश प्रक्रिया का संचालन प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत आता है, क्योंकि उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थानों के द्वारा कार्यालयों में प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक कार्यालय बने हुए होते हैं। उनका कार्य होता है कि उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थानों में, उस संस्थानों में विश्वविद्यालय स्तर पर किस प्रकार से प्रवेश प्रक्रिया को अपनाया जाए, उसका संचालन किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार आवेदन फॉर्म भरवाए जाए, आवेदनों का किस प्रकार से संधारण किया जाए, कब परीक्षा आयोजित की जाए, ये सारी व्यवस्था प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत आती है। परीक्षा एवं मूल्यांकन कब किया जाए, परीक्षा का आयोजन किस तारीख को किया जाए, इसका मूल्यांकन करके किस प्रकार उनका परिणाम दिया जाए, ये सारी व्यवस्थाएं भी प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत कार्य बताए जाते हैं। छात्र कल्याण, छात्रों को किस प्रकार से ऐसे कल्याण बोर्ड का आयोजन किया जाए, कल्याण शाखा का आयोजन किया जाए ताकि छात्रों को इसमें विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ, छात्र कल्याण के रूप में अनेक प्रकार के कार्यक्रम जो रखाए जाते हैं वो अपनाए जा सके। छात्रावास की सुविधाएं, उच्च अध्ययन जब विद्यार्थी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है तो कहाँ पर वो रहेगा, इसमें छात्रावास की आवश्यकता उनको होती है। छात्रावास में वो रह कर के
उच्च अध्ययन प्राप्त कर सकता है, पाठ्यक्रम को पूरा कर सकता है। उच्च अध्ययन संस्थानों के अंतर्गत ही कॉलेज स्तर पर संस्थानों के अनुसार या विश्वविद्यालय स्तर पर भी कई प्रकार के पुस्तकालय, बड़े बड़े विशाल या राष्ट्रीय स्तर की पुस्तकालय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पुस्तकालय बनाई जाती है, ताकि उन पुस्तकालयों में लाखों की संख्या में पुस्तकें होती है। उन पुस्तकों का हम स्वाध्याय करते हुए किस प्रकार से हम ज्ञान को प्राप्त करें और इन पुस्तकालयों का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, ये भी हम बखूबी उसमें देख सकते हैं। तो ये प्रशासन कार्यों के अंतर्गत ही आता है। तो छात्र कल्याण, छात्रावास, पुस्तकालय आदि का प्रबंधन भी प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत किया जाता है। सामाजिक कार्य, सामाजिक कार्यों के अंतर्गत देखा जाए तो सामाजिक कार्य सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभाना, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व जागरूकता का अभियान चलाना और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना सामाजिक कार्य के अंतर्गत आता है। सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। हम अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को किस प्रकार से निभा सकते हैं, किस प्रकार से उन उत्तरदायित्वों को हम अच्छे नागरिक के रूप में अपनाते हुए निभा सकते हैं, ये सारे कार्य सामाजिक कार्यों के अंतर्गत ही सिखाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व जागरूकता का अभियान चलाना, जहाँ शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है या शिक्षा का स्तर कमज़ोर है, उन ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व जागरूकता का अभियान भी चलाया जाए समय समय पर, ताकि वहाँ के लोग शिक्षा से बखूबी जानकार हो सके, शिक्षा को प्राप्त कर सके, शिक्षा से जुड़ सके। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना भी सामाजिक कार्यों के अंतर्गत आता है। किस प्रकार से हम समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दें, किस प्रकार से हम बिना भेदभाव के शिक्षा को अपनाएं, किस प्रकार से हम समानता का अधिकार रखते हुए शिक्षा प्रदान करें, ये सब समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना भी सामाजिक कार्यों के अंतर्गत आता है। उच्च अध्ययन संस्थानों के सिद्धांतों की अगर बात करें तो उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थाओं के कई सिद्धांत होते हैं, जिसमें है शैक्षणिक स्वतंत्रता, दूसरा है गुणवत्ता व उत्कृष्टता, तीसरा है समानता व समावेशन और चौथा है नैतिकता व पारदर्शिता। शैक्षणिक स्वतंत्रता का मतलब होता है शिक्षा में स्वतंत्रता देना। उच्च अध्ययन संस्थानों के सिद्धांतों में आता है कि विद्यार्थी जब उच्च अध्ययन में अपने पाठ्यक्रम को पूरा करता है, प्रवेश लेता है, तो शैक्षणिक स्वतंत्रता उनको मिलती है। वो अपने पाठ्यक्रम के अनुसार, समय के अनुसार, कालांश के अनुसार स्वतंत्र रूप से शैक्षणिक वातावरण को अपनाते हुए स्वतंत्रता से अपनी पढ़ाई करता है, या पुस्तकालय में जाकर के स्वाध्याय करता है, स्वयं पढ़ाई करता है। तो ऐसी शैक्षणिक स्वतंत्रता भी उच्च अध्ययन संस्थानों के सिद्धांतों के अंतर्गत मानी जाती है। गुणवत्ता व उत्कृष्टता, उच्च अध्ययन संस्थानों के सिद्धांतों में अगर गुणवत्ता, उत्कृष्टता भी अपनाई जाती है। ऐसे संस्थानों के द्वारा कॉलेज स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने का ध्येय उनको रखा जाता है, ताकि अच्छी तालीम विद्यार्थियों को मिले। समानता व समावेशन का भी ध्यान इसमें रखा जाता है। सभी को समान स्तर की समानता लिए हुए, किसी से बिना भेदभाव किए हुए सबको शिक्षा प्राप्त हो, ऐसे सिद्धांतों को भी इसमें अपनाया जाता है। नैतिकता व पारदर्शिता, और नैतिकता में पारदर्शिता की बात भी इसमें सिखाई जाती है। हम ज्ञान को प्राप्त करते हुए नैतिकता की बातों को सीखें और सीखते हुए हम सभी को समान रूप से एक मार्गदर्शन प्रदान करें, एक पारदर्शिता अपनाएं, ताकि हम जो ज्ञान प्राप्त करवा रहे हैं वो ठीक प्रकार सबको समान रूप से मिल रहा है। तो उच्च अध्ययन संस्थानों के कई प्रकार के सिद्धांत भी इसके अंतर्गत बताए गए हैं। उच्च अध्ययन संस्थानों की अगर आवश्यकताओं की बात करें तो उच्च अध्ययन संस्थाओं की कई प्रकार की आवश्यकता है, जिनमें है पहली है योग्य शिक्षकों की उपलब्धता। योग्य शिक्षकों की उपलब्धता भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इन संस्थानों के द्वारा हमारी आवश्यकताओं के अनुसार योग्य शिक्षकों की उपलब्धता होनी चाहिए। जब तक योग्य शिक्षक नहीं होंगे
तब उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थानों का कोई महत्व नहीं होगा। हमें उच्च योग्यताधारी शिक्षकों को शिक्षण के लिए रखे जाएं, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थानों में रखे जाएं, ताकि वो शिक्षक योग्यता के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार उस पाठ्यक्रम को पूरा करा सके जो उन्होंने अपने जीवन काल में अनुभव लिए हैं, सीखे हैं। तो ऐसे योग्य शिक्षकों की उपलब्धता भी हमारी आवश्यकता, उच्च अध्ययन संस्थाओं की आवश्यकता होती है। आधुनिक प्रयोगशाला व पुस्तकालय, आधुनिक प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उच्च अध्ययन संस्थानों में होनी चाहिए। आज आप देखते हैं कई प्रकार के संस्थाएं या कॉलेज खोले जाते हैं, लेकिन कुछ सुविधाओं की उनमें कमी रहती है। आधुनिक प्रयोगशाला उनमें नहीं होती, बड़ी पुस्तकालय नहीं होती, उन पुस्तकालयों में किताबें सही प्रकार से उपलब्ध नहीं होती, अच्छे लेखकों की पुस्तकें नहीं मिल पाती। इन सारी कमियों के द्वारा विद्यार्थी अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए उच्च अध्ययन संस्थानों की आवश्यकता होती है कि वह आधुनिक प्रयोगशालाओं की उपलब्धता अर्जित करवाएं और अच्छी पुस्तकालयों में अच्छी किताबों की व्यवस्था हो, ताकि विद्यार्थी इन पुस्तकों को स्वाध्याय करते हुए अपना ज्ञान अर्जन कर सके। वित्तीय सहायता एवं छात्रवृत्ति, वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति समय समय पर विद्यार्थियों को मिलती रहे, ताकि विद्यार्थी उन छात्रवृत्ति को प्राप्त करते हुए उच्च अध्ययन प्राप्त कर सके। और वित्तीय सहायता भी कई प्रकार की संस्थानों को मिले, ताकि संस्थानों का भी विकास समय समय पर हो सके, कॉलेजों का विकास हो सके, विश्वविद्यालय को अनुदान मिले, ताकि विश्वविद्यालयों का भी डेवलपमेंट हो सके। ये सारी चीज़ें उच्च अध्ययन संस्थानों की आवश्यकताओं के अंतर्गत आती है। तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता भी होनी चाहिए। तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता तब तक नहीं होगी तब तक हम संसाधनों को बढ़ावा नहीं देंगे। तकनीकी संस्थानों की उपलब्धता समय समय पर होनी चाहिए। तो ये भी एक उच्च अध्ययन संस्थानों की आवश्यकताओं के अंतर्गत आता है। चुनौती एवं समाधान की बात करें तो कई प्रकार की कठिनाई हमारे सामने आती है, जिसमें गुणवत्ता में असमानता, ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने आती है। गुणवत्ता एवं असमानता, गुणवत्ता की कमी, असमानता दिखाई देना, शोध में कमी, तो इनका किस प्रकार से हम समाधान कर सकते हैं, ये सारी बातें हम उच्च अध्ययन संस्थानों में हमने देखी और उन सारी चीज़ों पर हमने विचार किया कि हम किस प्रकार से इन कमियों को दूर करते हैं, उनके कई प्रकार का समाधान ढूंढ सकते हैं, जिसमें प्रशिक्षण महाविद्यालय में जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम चल रहे हैं उनमें सुधार किया जाए, नीतियों में सुधार किया जाए, जो नीतियाँ बनाई गई है उन नीतियों में अमेंडमेंट किया जाए, निवेश में वृद्धि किया जाए और कई प्रकार के जो निवेश जो खर्चे हैं उसमें वृद्धि करें, ताकि संस्थाओं का विकास, कॉलेजों का विकास और विश्वविद्यालय का विकास हो सके। ऐसी सरकार के द्वारा ऐसी नीतियों का निर्धारण किया जाए। उन नीतियों में पुरानी नीतियों के अनुसार न चल करके समय के अनुसार नीतियों में सुधार होता रहे, तो ये भी कार्य समय समय पर होना चाहिए। निष्कर्ष रूप में अगर बात करें तो उच्च अध्ययन संस्थान राष्ट्र निर्माण का एक आधार होती है और उस आधार के अनुसार शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विकास संभव है। शिक्षा के माध्यम से ही हम सामाजिक और आर्थिक विकास कर सकते हैं। इनके सतत सुधार से ज्ञान आधारित समाज संभव है। आज हम देखते हैं जब तक हम सतत सुधार नहीं करेंगे, उनमें ज्ञान आधारित समाज की संभावना बहुत कम प्रतीत होती है, संभव नहीं है। इसलिए निष्कर्ष रूप में अगर देखा जाए तो उच्च अध्ययन संस्थान राष्ट्र का निर्माण पर आधारित होती है। शिक्षा के माध्यम से सामाजिक आर्थिक विकास किया जा सकता है और इनके सतत सुधार से ज्ञान आधारित समाज संभव है। तो आज मैंने आपको उच्च अध्ययन संस्थानों क्या होती है, इसकी क्या आवश्यकता है, कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।